आज हम बात करेंगे केसरिया विधानसभा सीट की। केसरिया विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आती है और पूर्वी चंपारण के 6 विधानसभा में से एक विधानसभा है। और वहां क्या है इतिहास और कौन से समीकरण वहां चलते हैं, किसका पलड़ा भारी दिखता है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, केसरिया को आप इस बार किस तरह से देख रहे हैं? केसरिया विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केसरिया विधानसभा क्षेत्र एक समय वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। केसरिया ने जो है वो कांग्रेस और सीपीआई के बीच चुनावी घमासान देखा है और दोनों ही दल एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए जो है अपना सर्वस्व झोंकते नजर आए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा दोनों ही दलों का प्रभाव भी कम होता गया। पहले कांग्रेस जो है वो यहां मुख्य मुकाबले से बाहर होता है और फिर उसके बाद सीपीआई की भी बारी आती है। कांग्रेस ने आखिरी बार जो चुनाव जीता केसरिया में वो 1985 में जीता, तो सीपीआई ने जो आखिरी बार यहां चुनाव जीता वो 1995 में जीता। साल 2000 से अगर आप देखें तो जो मुख्य मुकाबला है वो मुख्यतः एनडीए और महागठबंधन के बीच होता हुआ दिखा है, जिसमें से एनडीए को 4 बार जीत मिली है जो 6 चुनाव 2000 से हुए हैं और 2 बार आरजेडी को यहां पर सफलता मिली है। और अगर आप ऐसे देखें तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं केसरिया से शालिनी मिश्रा, उनकी भी जो पृष्ठभूमि रही है वो कम्युनिस्ट की ही रही है, वामपंथ की ही रही है। उनके जो पिता थे कमला मिश्र मधुकर, वो पूर्व सांसद हैं मोतिहारी से, 4 बार के वो सांसद रहे हैं। तो वो जेडीयू के टिकट पर 2020 में खड़ी हुई और चुनाव जीती। अब इस बार क्या होगा? बीच में कुछ इस तरह की बातें भी आई थी कि शालिनी मिश्रा और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि शालिनी मिश्रा ने साफ किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी है और अभी ऐसा दिखता है कि शालिनी मिश्रा ही शायद यहां से चुनाव लड़ें। लेकिन जब आप केसरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो जो एक और डेवलपमेंट हुआ है यहां पर, तो जो पिछली बार शालिनी मिश्रा के खिलाफ आरजेडी से प्रत्याशी थे संतोष कुशवाहा, उन्होंने पार्टी बदल ली है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी भी इस सीट पर दावा करती है, क्योंकि बीजेपी यहां से चुनाव जीत चुकी है 2010 में और 15 में दूसरे नंबर पर थी। तो क्या बीजेपी यहां दावा करती है या फिर जेडीयू ही यहां से चुनाव लड़ता है? ज्यादा संभावना है कि जेडीयू ही यहां से चुनाव लड़े। दूसरी तरफ यही हाल महागठबंधन में भी है। आरजेडी से कई दावेदार हैं तो वीआईपी भी यहां दावा ठोक रहा है। तो बहुत सारे दावेदार में कौन होगा उम्मीदवार अभी बताना जो है वो मुश्किल है। खैर, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं एनडीए से और महागठबंधन से। लेकिन उससे पहले हम केसरिया विधानसभा के इतिहास को और खंगालते हैं, स्कैन करते हैं और देखते हैं कि जो केसरिया में पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और उस समय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। प्रभावती गुप्ता यहां की पहली विधायक बनी थी। अब तक अगर हम देखें तो केसरिया में कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6 बार सीपीआई ने यह सीट जो है वो जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को 4 बार यहां से सफलता मिली है। तो जेडीयू और आरजेडी को 2-2 अवसरों पर यहां कामयाबी मिली है। समता पार्टी एक बार जीतने में सफल रही है तो बीजेपी को भी एक बार सफलता यहां पर मिली है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें कि किसने सर्वाधिक बार केसरिया का प्रतिनिधित्व किया है तो पीतांबर सिंह जो हैं वो सीपीआई के उम्मीदवार हुआ करते थे, वो 4 बार यहां से विधायक रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम आखिरी 3 चुनाव पर बात करते हैं, उन आंकड़ों को गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते
करते हैं कि केसरिया में 2025 में क्या कुछ हो सकता है या क्या समीकरण बन सकते हैं। जातीय समीकरण पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए 2010 में बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी दिया था सचिंद्र प्रसाद सिंह और उनके सामने सीपीआई से रामशरण प्रसाद यादव थे, तो एलजेपी ने महेश्वर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। यहां सचिंद्र प्रसाद सिंह को 34,649 वोट मिले, तो रामशरण प्रसाद यादव को जो सीपीआई के प्रत्याशी थे उनको 22,966 मतलब कि 24.3% वोट मिले और एलजेपी के महेश्वर सिंह को 12,010 वोट मिले। और इसके अलावा भी कुछ प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो एक मल्टी कॉर्नर फाइट में सचिंद्र प्रसाद सिंह 36.67% वोट लाकर 11,683 वोटों से चुनाव जीते। फिर 2015 आता है और उस समय तक परिस्थितियां राज्य में बदली थी। जो जेडीयू है वो महागठबंधन का हिस्सा बन गया था, आरजेडी और कांग्रेस उसके साथ थी और यही वजह है कि चूंकि इस सीट पर जेडीयू का विधायक तो था नहीं, तो आरजेडी यहां से चुनाव लड़ने के लिए सामने आता है और डॉक्टर राजेश कुमार जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी बनते हैं। तो बीजेपी ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को यहां चुनावी मैदान में उतारा और सीपीआई से एक बार फिर रामशरण प्रसाद यादव ही चुनावी मैदान में थे। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 46,955 वोट आए, मतलब कि 35.49% वोट। तो अगर 2010 के चुनाव से आप तुलना कीजिए तो बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 1.25% वोट ही कम आए, लेकिन चूंकि इधर महागठबंधन बना हुआ था तो डॉक्टर राजेश कुमार को 62,902 वोट आए, मतलब 47.55%। और सीपीआई के जो रामशरण प्रसाद यादव थे उनको 11,767 वोट आए, मतलब 8.89%। तो एक ट्रायंगुलर फाइट थी और इस फाइट में आरजेडी के राजेश कुमार जो है वो जीत हासिल करने में सफल होते हैं 15,947 वोटों से। फिर 2020 का पिछला चुनाव आता है, परिस्थितियां राज्य की फिर बदल गई थी। जेडीयू महागठबंधन से निकलकर एनडीए में आ चुका था। तो अब यहां पर क्या होता है कि जेडीयू जो है वो कहता है कि अब इस सीट पर वो चुनाव लड़ेगा और सीट शेयरिंग में बीजेपी ये सीट जो है जेडीयू को दे देती है और जेडीयू से शालिनी मिश्रा प्रत्याशी बनाई जाती हैं। आरजेडी यहां से संतोष कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारता है और चूंकि आरजेडी का गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी से भी था, तो जो रामशरण प्रसाद यादव जो सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ते चले आ रहे थे वो एलजेपी से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। इसके अलावा महेश्वर सिंह आरएलएसपी के टिकट पर यहां पर चुनावी मैदान में होते हैं और इसके अलावा जो सिटिंग विधायक थे राजेश कुमार, जिनको कि आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था, वो भी यहां पर निर्दलीय ताल ठोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो एक मल्टी कॉर्नर फाइट यहां पर, चूंकि सारे कद्दावर नेता जो इस क्षेत्र के हैं वो यहां पर खड़े थे, तो वोटों का जो आप बंटवारा कहते हैं वो भी उसी तरह से हुआ। शालिनी मिश्रा को 40,219 वोट मिले, मतलब कि 26.59%। संतोष कुशवाहा को 30,992 वोट मिले, मतलब 20.49%। रामशरण प्रसाद यादव जो एलजेपी के उम्मीदवार थे उनको 8,904 वोट मिले, मतलब 12.5%। महेश्वर सिंह जो कि आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 18,576 वोट, मतलब कि 12.28% वोट। और डॉक्टर राजेश जो कि उस वक्त सिटिंग
एमएलए थे जो ये चुनाव हारे, उनको 17,729 वोट आए, मतलब कि 11.7%। तो जो वोटों का बंटवारा था वो 5 जो है लोगों के बीच हुआ, और यही वजह है कि सिर्फ 26.59% वोट लाकर शालिनी मिश्रा 9,227 वोटों से चुनाव जीतने में यानी सफल इस बार भी होती है। देखिए लोजपा, आरएलएसपी और जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनकी भूमिका काफी अहम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लगता है कि दूसरे प्रत्याशी भी काफी मजबूत हैं। यहाँ पर हर प्रत्याशी का एक अपना वोट दिख रहा है, आंकड़ों में कम से कम ये दिख रहा है। और इस बार भी जब अभी हम संभावित दावेदारों की बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे दावेदार हैं। जैसा मैंने कहा कि देखिए पहले तो एनडीए और महागठबंधन को यह तय करना है कि कौन सी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में होगी। एनडीए से जेडीयू जो है जिसकी की सिटिंग विधायक है शालिनी मिश्रा, उनका दावा सबसे मजबूत दिखता है। तो बीजेपी जो संतोष कुशवाहा पिछली बार आरजेडी के टिकट पर थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो नेचुरली उनकी भी डिमांड होगी कि उनको ये सीट मिले, लेकिन दिखता यही है कि ये सीट जेडीयू ही लड़ेगी। इसके अलावा आरजेडी से भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अगर आप देखिए यहां पर तो बबलू देव वो एक उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राजेश कुशवाहा अभी लोकसभा का चुनाव भी जो है वो पूर्वी चंपारण से वीआईपी के टिकट पर लड़े थे डॉक्टर रमेश राजेश कुशवाहा, लेकिन जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ उनकी निकटता आरजेडी से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो हो सकता है कि वो भी कोशिश करें कि आरजेडी से उनको यहां पर टिकट मिल जाए, क्योंकि 2015 में वो चुनाव जीते थे, 2020 में बेटिकट कर दिए गए थे, अभी लोकसभा का टिकट मिला वीआईपी से, तो अब उनकी उम्मीद होगी कि केसरिया से उनको आरजेडी या वीआईपी कोई भी टिकट दे दे तो वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। इन सब के बीच जो पिछले बार उम्मीदवार थे महेश्वर सिंह, जिनका कि इस क्षेत्र में आप कह लीजिए उनकी एक पकड़ है, लेकिन अब वो विधान परिषद में चले गए हैं, तो उनका दावा तो नहीं बनता, लेकिन उनके बेटे कोशिश कर रहे हैं, वरुण विजय, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए वीआईपी से। और मुकेश सहनी की भी पूरी कोशिश है कि यहां पर उनकी पार्टी को यह सीट मिले, क्योंकि मुकेश सहनी का इरादा बहुत साफ है, वो चंपारण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो लड़ना चाहते हैं। वो मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक आप देखिए, तिरहुत चंपारण के इलाके में ज्यादा सीटें चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि केसरिया से उनका उम्मीदवार खड़ा हो। वीआईपी से ही एक और दावेदार हैं विनोद बेदर्दी, वो लोक गायक हैं, जिला पार्षद हैं, वो भी जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी भी यहां पर कोशिश है। राजेश कुशवाहा तो हैं ही। तो इतने सारे दावेदारों के बीच कौन होगा उम्मीदवार, ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि एक बार तो सीट शेयरिंग हो जाए कि ये सीट यहां पर आरजेडी को जा रही है या वीआईपी को जा रही है, तब जाकर आप उम्मीदवारों के बारे में एक आकलन कर सकते हैं। अब अगर हम यहां का जो जातीय समीकरण है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर यहां पर हम देखें तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये मैं पहले बता रहा हूं, जो एससी वोटर्स हैं वो 11.4% हैं, मतलब लगभग 11.5% के आसपास अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, 13.9%, मतलब कि लगभग 14%, और यादव भी 12 से 13% हैं। तो एक एमवाई यहां पर बनता है, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी को उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। तो इसके पीछे की वजह वो आपको अभी समझ में आएगी कि यहां राजपूत 8 से 8.5%, भूमिहार भी 7 से 8%, और लगभग ब्राह्मण भी इतने ही हैं, 7 से 8%। और अगर इसमें आप कायस्थ को भी जोड़ लें तो जो सामान्य जाति के वोटर्स होते हैं वो 23 से 25% के आसपास हो जाते हैं। और इसके बाद जब आप कोयरी कुर्मी को इसमें जोड़ते हैं तो कोयरी कुर्मी जो है वो 16 से 17% है, और जो वैश्य हैं वो भी यहां
अच्छी संख्या में हैं, बड़ी संख्या में हैं। 11 से 13% वोटर्स वैश्य वर्ग से भी आते हैं। तो अगर आप देखिए तो सामान्य के 23 से 25%, कोयरी कुर्मी के 16 से 17% और वैश्य 11 से 13% अगर आप करते हैं तो ये जो है 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। लेकिन इतने वोट आपको एनडीए को मिलते हुए दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ज्यादातर अवसरों पर आप देखते हैं कि महागठबंधन जो प्रत्याशी का चयन करता है वो एम और वाई से नहीं करता है, वो इन जातियों में से जो कि आप देखते हैं कि राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कुशवाहा, इस जाति से वो उम्मीदवार जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ये वोट भी उनकी तरफ आए और उनका जो से है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। हालांकि यहां पर जो मुकेश सहनी का दावा बन रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मल्लाह जो है 6.5 से 7% है। तो इस बार एमवाई के साथ मल्लाह को अगर आप जोड़ दीजिए तो वो आंकड़ा भी 33-34% के आसपास है। तो ऐसे में दलित वोटर्स जो हैं वो निर्णायक साबित होंगे क्योंकि उनकी संख्या लगभग 11.5% है। तो उनमें से बड़ा चंक किसके पास जाता है? क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जो महागठबंधन प्रत्याशी देगा वो एम और वाई से न देकर इधर से कोई प्रत्याशी देगा, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमियार हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, इस तरह से या वैश्य वर्ग से हो, उनको प्रत्याशी बनाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपको एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो निर्णायक होंगे कि वो किसकी तरफ जाते हैं या उसका बड़ा हिस्सा किसकी तरफ जाता है। तो केसरिया में जो इस बार का चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। यूं भी यहां पर चुनाव दिलचस्प ही होता है, मल्टी कॉर्नर फाइट होती है। तो मल्टी कॉर्नर फाइट में कौन जीत जाएगा यह बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखिए 26.5% में भी जीत मिल जाती है जैसा कि पिछली बार हुआ है। तो इसलिए यहां का जो मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प होगा और हमें यहां के चुनाव के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी कि कौन कौन से उम्मीदवार, कौन कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरते हैं। जन सुराज से कौन होता है, पीके किसको यहां चुनावी मैदान में उतारते हैं और वो कितने दमदार कैंडिडेट होंगे, क्योंकि गठबंधन तो दो ही है, एनडीए और महागठबंधन। तो जो बाकी उम्मीदवार मैंने गिनाए वो जाएंगे कहां? उनको भी तो कोई ना कोई पार्टी चाहिए। तो ऐसे में जो है यहां का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है। चलिए, तो समीकरणों पर निर्भर करेगा इस विधानसभा सीट के परिणाम और कौन भारी पड़ता है। इसे दूसरे प्रत्याशी भी बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि 5-5 प्रत्याशी थे और 5 में से 2 के बीच मुकाबला रहा, लेकिन 3 ने भी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई थी। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है वहां।